ठीक है, तो ये दूसरी क्लास है अब हमारी। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल तक हम पहुंच गए थे। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक ऑर्डर के अंदर कंपनीज इंडिया के अंदर अराइव हुई, पोर्तुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स एंड देन फ्रेंच। फिर कैसे इन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की, मुगल्स का डिक्लाइन कैसे हुआ, कौन कौन लोग बीच में रूलर बने। फारूक सियार के टाइम के ऊपर एक फरमान इशू किया गया, उस फरमान की वजह से एक दस्तक का अलाउ की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और इसके अंदर उसके जो सर्वेंट्स या एम्प्लॉइज़ थे उनको अलाउड नहीं था इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर ट्रेड करने के दौरान कस्टम ड्यूटी पे करनी ज़रूरी थी उन लोगों को। फिर उसके बाद बंगाल के अंदर 1790s के बाद जब मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद कैसे 3 एरियाज अवध, बंगाल और हैदराबाद, विदाउट प्रोक्लेमेशन दे स्टार्टेड एक्टिंग इंडिपेंडेंट। यहाँ तक हमने देख लिया था। फिर ब्रिटिश बंगाल के अंदर कैसे अलीवर्दी खान जो था उसकी 3 डॉटर्स थी, उसके अंदर जो उनका सन इन लॉ था सिराजुद्दौला उसको दिया गया था, और उसके अंदर एक रेवेन्यू ऑफिसर था कृष्णा वल्लभ करके, और वो भाग गया था फाइनेंशियल फ्रॉड करके। तो कुछ कारण बने जिनकी वजह से स्टार्टिंग के अंदर जो बैटल स्टार्ट हुई, तो वो बैटल थी बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी तक हम पहुंच गए थे कि बैटल ऑफ प्लासी के जो इमीडिएट रीजन्स थे, उसके अंदर हमने 5 रीजन्स पढ़े थे कि 5 कारण थे। एक था फोर्टिफिकेशन हो रहा था, कैनन्स रखी जा रही थी, शेल्टर दे देना, घसीटी बेगम का क्लेम, और मिसयूज ऑफ एंड मिसयूज ऑफ फरमान। तो फरमान के अंदर जो कस्टम ड्यूटी को पे करने की जगह आपको 3000 रुपीज़ एनुअली पे करने थे, उसके अंदर इंडिविजुअल सर्वेंट्स और एम्प्लॉइज़ को अलाउ नहीं किया गया था, बट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ थे वो यूज़ कर रहे थे इस चीज़ को। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है वो आती है कि इसके अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन लोग जो थे उन्होंने, नवाब जो था, तो अब अगर लड़ाई होगी, बैटल ऑफ प्लासी जो थी, प्लासी के अंदर अगर लड़ाई स्टार्ट होती है तो कुछ लोग जो होंगे वो नवाब की साइड होंगे और कुछ लोगों ने धोखा दिया होगा। तो प्लासी की जो कहानी है उसके अंदर कुछ लोगों ने उसको धोखा दिया था, तो उसको धोखा देने के अंदर उसको हम कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं कि कॉन्स्पिरेसी की गई थी नवाब के अगेंस्ट में। तो इसके अंदर जो लोग थे उसके अंदर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है अमीर चंद। दूसरे नंबर के ऊपर मानिक चंद, तीसरे नंबर के ऊपर जगत सेठ, और 4th नंबर के ऊपर आ जाता है मीर जाफर। अब देखो, कॉन्स्पिरेसी अगर की गई है तो ये बात तो ओबियस है कि विदाउट मिलिट्री सपोर्ट लड़ाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं जीत सकती थी। तो एक बंदा तो मिलिट्री का होगा, और क्योंकि जो ये था सिराजुद्दौला, इसके अंदर जो एक बंदा होगा वो कौन होगा, इनमें से एक मीर जाफर। ठीक है, अब जब जगत सेठ का नाम है तो इसमें तो पहले से ही सेठ लगा हुआ है, तो ये कौन होगा, ये बैंकर होगा, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ेगी। और इसने क्या किया था कि जो उनका फोर्ट था, तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट की। तो ये मैंने बोला था कि ये स्टार्टिंग के अंदर फोर्ट विलियम जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो फोर्ट विलियम था इसका जो हेड बनाया गया था, ऑफिसर जो इंचार्ज था, उसका नाम होगा एक, और एक अमीर चंद। इसके नाम में अमीर है, इसके में सेठ था, सेठ से तो बैंकर बन गया। अमीर जो है, अमीर क्या होगा, ये मिडल होगा, मिडल में। अब बच गया कौन, मानिक चंद। तो मानिक चंद जो था, मानिक चंद को क्या बनाया गया था, फोर्ट विलियम का ऑफिसर इंचार्ज।
तो इतनी बात हम लोगों को समझ आ गई है। तो ये नाम याद करने में इजी रहेंगे कि 4 लोग थे, 4 लोग, मान लो कि 4 लोगों को बोला जाता है 4 लोग थे। 4 लोगों के अंदर से एक कौन था? मानिकचंद। एक क्या था? अमीर चंद। एक जगत सेठ और एक मीर जाफर। तो मीर जाफर का नाम कैसे याद रखना पड़ेगा कि एमजे, माइकल जैक्सन। तो एमजे जो था वो इसका किसका था? कमांडर था। जगत सेठ बैंकर, अमीर चंद मिडलमैन और मानिक चंद। अमीर कैसे बनेगा? मिडलमैन था, बीच में खाता पीता था। और मानिक चंद। फिर उसके बाद जो बंगाल के रूलर्स और नवाब थे, अब उसके अंदर आ जाते हैं। नई स्लाइड ऐड करते हैं। तो बंगाल के जो रूलर्स और नवाब थे उसके अंदर अब जब इनकी वो बनाई जाती है तो कौन बने? एक तो बना अलीवर्दी खान। ये कितने टाइम के लिए रहा? 14 ईयर्स के लिए। 1757 में कौन था? ये सिराजुद्दौला। और ये 1756 में बना था, 1 साल बाद इसने लड़ाई कर दी। तो उससे पहले 14, तो 1742 से 56 तक कौन रहा होगा? अलीवर्दी खान। फिर उसके बाद कौन बना? उसके बाद जिसने लड़ाई में कॉन्स्पिरेसी की उसको कुछ तो मिलना चाहिए था, और आर्मी का था तो मीर जाफर बन गया। तो 1757 से लेके और 1760 तक मीर जाफर रहा। फिर इसी का इसके बाद जो बना वो बना मीर कासिम। और फिर इसके बाद फिर बना मीर जाफर। तो ये दोनों सेम ही थे, बट ये बीच में हटाया गया था 60 के अंदर। ये 3-3 साल का रहा, ये 3, फिर 60 से 63 रहा, ये भी 3, और फिर 63 से 65, और 65 के अंदर दोबारा से खत्म कर दिया गया। अब देखो और फिर उसके बाद निजामुद्दौला बना। ये दौला तो सिराजुद्दौला वाला इस दौला है, और ये निजामुद्दौला। तो मीर जाफर के बाद उसके ये जो सिराजुद्दौला था इसके उसको बैठाया गया निजामुद्दौला को। तो ये दौला और ये मीर जाफर और ये मीर दोनों बीच में मीर कासिम। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1765, ये डेट याद रखनी है कि 1857 से 100 साल पहले 1757 में हुई। और फिर उसके बाद 1765 है। तो 65 के लिए कुछ चीज़ याद करनी पड़ेगी कि 1765 के अंदर दूसरी लड़ाई हुई। अब जो कासिम था, कासिम ने जो थी वो मुर्शिदाबाद से, कैपिटल कहाँ पे थी? मुर्शिदाबाद से इसने चेंज कर दी। कहाँ पे कर दी? मुंगेर में। मुंगेर में आज भी कट्टे वगैरह बनते थे, वो इसीलिए थी क्योंकि इसने फैक्ट्री बना दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसने अब साइड और कर, फिर इसने क्या किया कि जो कासिम था, अब देखो मीर जाफर के बाद कौन बना? मीर कासिम। तो कासिम ने शुजा-उद-दौला के साथ सिराजुद्दौला, शुजा-उद-दौला, तो ये शुजा ये और एक शाह आलम 2, तो शाह आलम 2 तो देखो इसको याद करने के लिए क्या है कि एक कहावत है,
क्या शहंशाह आलम दिल्ली से पालम, और वहां से ये आया था शुजाउद्दौला, तो ये शुजाउद्दौला हो गया। ये इन लोगों ने तीनों ने मिलके लड़ी लड़ाई कौन सी, बक्सर की, और ये कब लड़ी गई, 1764 में। तो 1764 के अंदर 23 अक्टूबर को ये लड़ाई स्टार्ट हुई, और 23 अक्टूबर को ये लड़ाई स्टार्ट हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आर्मी लीड कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, और ये विक्टोरियस रही। फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद 1765 के अंदर मीर जाफर जो था वो मर गया। उसके बाद सन निजामुद्दौला को बैठाया गया। तो यहां तक कि अब कहानी फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। ये थे 4 लोग थे, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की। कॉन्स्पिरेसी करने के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया, और मीर जाफर जो था वो नवाब बना। मीर जाफर 3 साल के लिए रहा, फिर उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया। मीर कासिम ने जो कैपिटल थी वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर में ले गए, वहां पे लड़ाई की, और मीर जाफर को दोबारा से एस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद इसके बेटे निजामुद्दौला को बनाया गया 1765 के अंदर, क्योंकि वो मर गया था। तो ये 1765 के अंदर 1765 से लेके और 1772 तक ये लोग रहे। अब 1 मिनट, अब ये कहानी थी। अब कहानी के बाद क्वेश्चन ये नहीं आएगा, क्वेश्चन की कौन कब क्या लड़ाई हुई ये नहीं पूछेंगे, वो पूछेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर का इफेक्ट क्या था। तो क्वेश्चन आएगा कि बैटल ऑफ बक्सर का इफेक्ट क्या था। तो इसके बाद एक चीज स्टार्ट हुई जिसको कहते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल गवर्नमेंट हुई क्या, जब 1765 के अंदर बक्सर की लड़ाई होने के बाद जो निजामुद्दौला था उसके साथ एक ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी के प्रोविजंस क्या थे, आर्मी रिड्यूस कर दो, एक डेप्यूटी सूबेदार रखा जाएगा, अपॉइंटमेंट कंपनी करेगी, और बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन, रिमूवल विदाउट अप्रूवल ऑफ कंपनी नहीं होगा। ये ट्रीटी साइन की गई सिर्फ और सिर्फ निजामुद्दौला के साथ। एक अलग ट्रीटी साइन की गई
शाह आलम के साथ, शाह आलम सेकंड के साथ एंड रॉबर्ट क्लाइव ने। उन्होंने बोला कि अब दीवानी के जो राइट्स हैं आप हमें दीजिए। किस किस के? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। तो उन्होंने कहा कि फिर हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि आपको 20 लाख रुपए एनुअली भेज दिए जाएंगे। अब इन दोनों ट्रीटी को कम्बिनेशन के अंदर अगर आप पढ़ते तो इधर कोई आर्मी कम की गई, डिप्टी सूबेदार रखा गया, और 1765 में ही ये 16 अगस्त को से लेके 1772 तक ये चीज ड्यूअल गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश रही। अब इससे हुआ क्या? इससे एक तो एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स मिल गए, प्लस रेवेन्यू राइट्स मिल गए, प्लस नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक ट्रीटी और साइन की गई, एक ट्रीटी ये थी, एक ट्रीटी ये थी, और एक ट्रीटी और साइन की गई। किसके साथ? सूजा के साथ, कंपनसेशन की। ये चीज चली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसको इस ट्रीटी को क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस वाली ट्रीटी को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से उनको क्या मिला? उनको मिला दीवानी राइट। एडमिनिस्ट्रेटिव राइट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से नहीं मिला। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से सिर्फ दीवानी राइट्स दिए गए। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ दो गवर्नर्स। तो दो जो गवर्नर्स थे, वो दो गवर्नर कौन थे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो एक का नाम है वेलेस्ली और एक का नाम है डलहौजी। तो वेलेस्ली और डलहौजी, नाम याद करने के लिए WD सैंडिस्क, वेलेस्ली और डलहौजी। ठीक है। फिर उसके बाद इनमें से एक, अब इनकी जो कुछ चीजें थी जो कि सबसे ज्यादा फेमस हुई, वो हमें समझनी है। एक थी सब्सिडरी अलायंस। इन्होंने एक फॉर्म निकाला, मतलब लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय दिस वे, दे रिलीज ए फॉर्म कि अगर आप इसको साइन करते हैं तो ये एक पॉलिसी थी। तो ये एक्चुअल में तो जो की गई थी, ये की गई थी फ्रेंच गवर्नर डुप्ले के द्वारा। लेकिन इसको फॉलो किया गया रिचर्ड कोले वेलेस्ली के द्वारा। तो अगर हम वेलेस्ली की बात करते हैं तो जो सैंडिस्क का एस है वो आ जाता है सब्सिडरी अलायंस। और ये क्यों फॉलो की गई? तो एक वेक ऑफ नेपोलियन थ्रेट की वजह से।
करना क्या चाहता था, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता था। किंग के ऊपर, प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया कि वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया। फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने स्टार्ट किया था, बट फॉलो किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, बाई लॉर्ड वेलेस्ली, वेक ऑफ नेपोलियन थ्रेट। तो W&S आर रिलेटेड, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस और प्रिंसली स्टेट। बट हाउ it was done, what were those provisions which led to this? तो if an Indian sign, अगर कोई इंडियन प्रिंसली स्टेट साइन करता है सब्सिडरी अलायंस परमानेंट, तो उसको क्या क्या चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एक परमानेंट स्टेशन ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट, फिर ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स को स्टेशन किया जाएगा, प्लस सैलरी वही देंगे। फॉरेन पॉलिसी, अब उस टाइम पे फॉरेन पॉलिसी क्या थी, अदर किंगडम के साथ कोई रिलेशन नहीं रखे जाएंगे। तो रिलेशन, तो अब रिलेशन में कौन से रिलेशन, एक तो कोई ट्रीटी नहीं की जाएगी, एक कोई डिप्लोमेसी नहीं की जाएगी। कब तक, विदाउट परमिशन। और ये स्टेट जो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसको कोर्ट के अंदर बैठाना पड़ेगा। एनी अदर यूरोपियन, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, नेपोलियन का डर था, इन सर्विस नहीं ले सकते हो आप, मतलब कोई और यूरोपियन आप अपनी सर्विस में नहीं ले सकते। अब उन्होंने कहा कि फिर आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि हम आपकी इंटरनल पॉलिसीज, इंटरनल अफेयर्स के ऊपर हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। अब उसके बाद आ जाता है कि ऐसे कौन कौन से किंगडम थे जिन्होंने ये साइन किया। तो इनके अंदर आ जाता है, सीक्वेंस से अगर हम याद करते हैं तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध और पेशवा। हिंदुस्तान मोटर्स, HMT, आंध्र प्रदेश, AP। तो HMTAP, तो ये जो थे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस को साइन किया। और ये सबसे पहले साइन की गई कब, और ये जो थी इसके अंदर एक ट्रीटी, इसको ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्रीटी ऑफ बसीन के नाम से भी फेमस है। और ये इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये बाजीराव पेशवा टू ने, और इनको फिर बिठूर के अंदर दे दिया गया विद पेंशन। तो ये 1798, 4 साल के अंदर 98, 99, 99, 1801 अवध, पेशवा, तंजौर, मैसूर, और ये 1802। ठीक है, ये उस टाइम के ऊपर स्टार्ट किया गया था क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज था। फिर आया डलहौजी।
फिर आ जाता है डलहौजी। अब डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी ने दो चीजें फॉलो की। डलहौजी ने क्या किया कि कुछ चीजों को पीसफुली एनेक्स किया और कुछ को वॉर से एनेक्स किया। वॉर को इन्होंने एनेक्स किया पंजाब में, और पीसफुल के लिए इन्होंने दो डॉक्ट्रिन निकाले, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये याद, इस बंदे को याद रखने के लिए झांसी की रानी जो मूवी थी मणिकर्णिका, उसमें जो डलहौजी था वो डलहौजी था, मतलब जो इंग्लिश ऑफिसर जो था वो डलहौजी था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आ गया। बी जो था वो था क्या, मिस गवर्नेंस, मिस रूल बोल दो, माल एडमिनिस्ट्रेशन बोल दो। तो इसके अंदर गए कौन से, सातारा प्लस झांसी। तो ये पॉलिसीज रही, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, अगर कोई उनका लीगल बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो फिर लैप्स लग जाएगा, और मिस रूल और मिस गवर्नेंस से तो कर ही सकते थे। इसके अंदर इन्होंने अवध को लिया। तो इनका नाम था वाजिद अली शाह, हजरत महल और बिरजिस कादिस, कादिस कुछ करके ऐसा नाम था इसका, जो कि अवध के अंदर था। जब ये सब हो रहा था उसके बाद फिर आ जाता है एक्ट्स। फिर आ जाता है एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब ये किसने किसने पास किया था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था। एक ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था 1688 में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये रूल पास किया था। इस रूल के प्रोविजंस क्या क्या थे, कि पहला 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये लोग सारी की सारी रिपोर्ट्स को सबमिट करेंगे। अब इंडिया में इस टाइम के ऊपर कौन था, वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग जो था ये था गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसकी पोस्ट चेंज की गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और इसका पीरियड था 1772 टू 1785।
फिर इसको बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, इसके लिए 4+1 की एक काउंसिल बनाई गई। खुद तो ये वन था ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 4 लोगों को असिस्टेंट्स के लिए काउंसिल के अंदर दिया गया और इसको बोला गया गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और इसके अंदर मेजोरिटी लगाई गई। और 3 मेंबर का कोरम रखा गया। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो भी वॉरेन हेस्टिंग, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो भी वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि 1773 के अंदर ये बनाया गया था। चौथा जो प्रोविजन था वो था एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई। कहाँ पे? 1774 में। इसके अंदर एक चीफ जस्टिस हो जाएगा और 3 सब ऑर्डिनेट जज हो जाएंगे। तो ये चार चीजें की गई। 4 चीजें क्या क्या की गई? सबसे पहले तो उनको एक रिपोर्ट चाहिए थी। उनका मेन एम था कि हमको रिपोर्ट दो भाई। अब तुम रिपोर्ट देने के लिए क्या करो कि रिपोर्ट सबमिट करने के लिए यहाँ पे कौन लोग होंगे? एक 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहेंगे। ये वहाँ पे किससे बात करेंगे? गवर्नर जनरल बंगाल से बात करेंगे। गवर्नर जनरल बंगाल सीधा काम नहीं करेगा, ये 4+1 से काम करेगा। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी और एक सुप्रीम कोर्ट बैठा दी गई कि सुप्रीम कोर्ट भी रहेगी। अब दिक्कत ये हुई कि लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसकी चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे। जब ये चीज़ें क्वेश्चन होने लगी तो उनका तो काम रुक गया। देन दे सेड कि दिस इज नॉट वर्किंग आउट। तो 1781 में दे पास्ड अमेंडिंग एक्ट एंड इट ओनली सेड कि सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन work done by the Governor General Executive Council in official capacity। फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये आया 1784 के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। तो विलियम पिट्स जो था ये था प्राइम मिनिस्टर। इसने एक एक्ट पास किया तो इसको बोला पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके अंदर क्या क्या था? अब इसके भी कुछ प्रोविजंस होंगे। तो उस पहले वाले में 4 प्रोविजंस थे, उनको रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बस। इन इंग्लैंड ये जो एक्ट था इसने बोला कि सीओडी के ऊपर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने लोग होंगे? सबसे पहले तो 6 लोग होंगे, 6 मेंबर्स होंगे। 2 जो होंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 4 जो होंगे वो प्रीवी काउंसिल के होंगे के मेंबर होंगे। और ये प्रीवी काउंसिल क्या थी? ये थी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। जो भी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर रह रहा होगा। अब फिर से इन्होंने बोला कि जो अब मान लो कि कंपनी ये इंडिया था, यहाँ पे कोई काम करती है तो काम जो कर रही है कंपनी ये यहाँ पे, अब इनका कहाँ पे था? बंगाल, ये वाला एरिया था, ये आ गया था, ये आ गया था। तो ये एरिया जो थे
इसके अंदर जो काम कर रही थी तो वो दो तरीके के काम थे, एक तो थे कमर्शियल फंक्शंस और एक थी क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो उन्होंने कहा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल के लिए बनाया गया, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को देखेगा और सीओडी जो होगा वो कमर्शियल फंक्शंस को देखेगा। अब यहाँ पे जो बंदा है उसको तो ये सब रिपोर्ट भेजनी है, तो उसके लिए हो गया ड्यूअल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी वो 4 से 3 कर दी गई। पहले इन्होंने क्या कर रखा था, 4+1 था, अब इसने बोला 3+1 कर दो। फिर उसके बाद जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे वर सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल इन मैटर्स रिलेटेड टू, अब फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, ठीक चल रहा है भाई, वो अपना जगह पे काम कर रहे हैं, ये अपने जगह पे काम कर रहे हैं, वो बोल तो दिया था सबऑर्डिनेट है, बट वो हो नहीं पा रहा था। देन व्हाट दे डिड कि इन्होंने बोला कि वॉर के केस में, रेवेन्यू के केस में और डिप्लोमेसी के केस में बॉम्बे एंड मद्रास वो बंगाल के अंडर होंगे। तो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर्स ऑफ मद्रास will be subordinate to Governor General Executive Council in matters related to, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो अकेला काम कर नहीं रहा, उसके लिए 3+1। तो ये तीनों में फिर ये बस ये अब इनके इतने ही वो थे। अब इसके अंदर 3 प्रोविजंस थे, तो जो 3 प्रोविजंस थे, अब इनको दिक्कत क्या थी, इनको दिक्कत थी वो रिपोर्ट आ रही थी वो सही नहीं आ रही थी, तो इन्होंने एक बनाया BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। COD पहले से था। इन्होंने कहा कि तुम लोग देखो, तो इन्होंने कहा कि ये देखेगा क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये देखेगा कमर्शियल फंक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि वो बार बार गवर्नर जनरल जो कंप्लेंट कर रहा था उसको 3+1 कर, और वॉर, रेवेन्यू और डिप्लोमेसी, तो ये वर्ड बोल दो, वर्ड, तो वॉर, रेवेन्यू और डिप्लोमेसी, तो इन 3 केसेस के अंदर इसको ले लिया गया। फिर उसके बाद 1784 के बाद 1786 आया। इसके अंदर सिर्फ ये बोला गया कि तुमको विटो पावर है, कि हर चीज के लिए तुमको जाने की जरूरत नहीं है, तो उसमें डिस्कशन की जरूरत नहीं है, उसमें तुमको विटो पावर है, तो ओवर रूल कर सकते हो काउंसिल को, वो जो 3+1 की है। और ये कौन बोल इसको दिया गया था, फिर उसके बाद आ जाता है चार्टर एक्ट। चलो अभी इतना ही रखते हैं, फिर उसके बाद आगे की आगे करेंगे, चार्टर एक्ट से स्टार्ट करेंगे कल।